नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर टोल टैक्स कंपनी से साठ गांठ कर लगभग 6,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र नगर से विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि पिछले 17 सालों में बीजेपी ने एमसीडी की सत्ता में इतनी खूबसूरती से भ्रष्टाचार किया है कि आज एमसीडी का दिवालिया निकल चुका है। दुर्गेश पाठक का आरोप है कि 2017 में बीजेपी शासित एमसीडी ने टोल टैक्स इकट्ठा करने का ठेका MEP नाम की एक कंपनी को दिया था। यह ठेका 1200 करोड़ प्रतिवर्ष के अनुसार 5 सालों के लिए दिया गया। कंपनी ने 1 साल पैसा दिया, लेकिन उसके बाद कभी 10% तो कभी 20% पैसा दिया और आखिर में पैसा देना बंद ही कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी शासित एमसीडी ने कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, इन्होंने एक काम बड़ी खूबसूरती के साथ किया और वो काम था भ्रष्टाचार करना। इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ ये भ्रष्टाचार किया कि आज एमसीडी डिफंक हो गई, आज एमसीडी बर्बाद हो गई, आज एमसीडी का दिवालिया निकल गया। हमने कई सारे भ्रष्टाचार सबूतों के साथ आपके सामने रखे। आज हम आपके सामने टोल टैक्स के ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 2017 में दिल्ली के अंदर जो टोल टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उसका टेंडर इन्होंने MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड को 1200 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से दिया। इन्होंने कहा भाई हम आपको टेंडर देते हैं, आप हमें 1200 करोड़ रुपए साल के देते रहना। उन्होंने 1 साल पैसा दिया, 1 साल देने के बाद फिर उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अगले साल कभी 20%, कभी 10%, कभी 15% इस तरह से पैसे देते थे। लेकिन एमसीडी ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की इस कंपनी के खिलाफ, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया, कोई टेंडर नहीं कैंसिल किया। ये नहीं कि इस टेंडर को कैंसिल करके किसी फ्रेश को बुलाया जाए। और इस पूरी गड़बड़ी के कारण 921 करोड़ रुपए जो कि एमसीडी के पास आने चाहिए थे इस कंपनी के माध्यम से, जो कि दिल्ली वालों ने टैक्स दिया इस कंपनी को और वो एमसीडी के खाते में आना चाहिए था, वो 921 करोड़ रुपए नहीं आए। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने 2021 को जब इनको लगा यार ये कंपनी तो डील हो गई होगी इस कंपनी से कि 921 करोड़ रुपए की डील हो गई, आधा तुम रख लो आधा हमें दे दो। फिर 2021 में इन्होंने एक नया टेंडर जारी किया। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एक और बड़ा आरोप एमसीडी को लेकर दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर लगाया। बताया जा रहा है कि अब 6,000 करोड़ घोटाले का ये मामला है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी के घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बड़े बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है। कल भी एमसीडी को लेकर कहीं ना कहीं घोटाले की जो खोप पोल थी वो खोलने की कोशिश की गई थी और आज भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। टोल को लेकर, यानी कि दिल्ली के अंदर जितना भी टोल इकट्ठा किया जाता है वो एक कंपनी के माध्यम से किया जाता है, यानी कि कंपनी को ठेका दिया जाता है और उस ठेके के द्वारा सालाना जितना भी पैसा जमा होता है उसको कहीं ना कहीं एमसीडी के डिपार्टमेंट के अंदर जमा करना होता है। मगर यहाँ पर एक और गड़बड़ी देखने को मिली, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने इशारा किया कि एमसीडी के द्वारा जो दिल्ली के अंदर टोल जमा करने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया था, वो थी MEP कंपनी नाम से एक कंपनी थी, जिसको सालाना 1200 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो एमसीडी के अंदर जमा करना था। मगर 1 साल तो उस कंपनी ने पैसा दिया, मगर दूसरे साल जो है वो पैसा जो है वो घटता चला गया, तीसरे साल भी घटता चला गया, चौथे साल भी घटता चला गया, यानी कि वो पैसा पूरा नहीं आया एमसीडी के पास। मगर एमसीडी ने इस कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एमसीडी को 921 करोड़ का जो था वो घाटा हुआ। सीधे सीधे कहे तो बड़ा घोटाला की तरफ इशारा किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दोबारा से 2021 के अंदर एक और टेंडर दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी मालिक की कंपनी बताई जा रही है, यानी कि MEP की जो कंपनी थी, यानी कि जो मालिक था उसी की दूसरी कंपनी को ही टेंडर दिया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि
786 करोड़ रुपए जो है वो सालाना जमा करने होंगे। यानी कि पहले 2017 के अंदर जो टेंडर दिया गया था वो 1200 करोड़ रुपए का था सालाना, मगर यहाँ पर वो घटाकर 786 कर दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आया और जो एमसीडी थी उसको कहीं ना कहीं घाटा होता हुआ नजर आया। मगर सालाना वही सिस्टम जो था जो 2017 में स्टार्ट किया गया था कंपनी के द्वारा, यानी कि पहले साल तो पूरा दीजिए, उसके बाद में फिर वो कटौती करने का शुरू कर दीजिए। यानी कि अब तक जो है वो कहीं ना कहीं 2500 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो एमसीडी को हो चुका है और कहीं ना कहीं इसके अंदर एमसीडी की जरूर मिली भगत है, जिसकी वजह से दोनों बार एक ही कंपनी को, यानी कि एक ही मालिक को टेंडर मिले हैं और उस मालिक के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी ये तैयारी पक्की कर ली है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर बात करें एमसीडी चुनाव को लेकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही है, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव करवाए जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा के द्वारा एमसीडी के अंदर किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं उनके खुलासे भी अब कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी को लेकर कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर खड़ा किया जा रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़े खुलासे की कह सकते हैं खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो एमसीडी के अंदर हो या फिर कहे एमसीडी के द्वारा टोल जमा करने के लेकर हो, लाइब्रेरी को लेकर हो या फिर कहे और सफाई कर्मचारियों को लेकर हो। तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं एमसीडी के द्वारा, एमसीडी के अंदर जो भाजपा है उसके अंदर लगाया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया है और इसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी एक कैसे प्रूफ के तौर पर आईटीआई के आधार पर ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के सामने रखे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बड़ा घोटाला वो भी एक ही कंपनी, यानी कि एक ही मालिक की दो कंपनियों के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके लेकर कहीं ना कहीं एमसीडी को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर एमसीडी की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई इस कंपनी के द्वारा, ना ही कंपनी के मालिक के ऊपर। जी इससे पहले भी 1672 करोड़ के कुछ सी घोटाले का आरोप दुर्गेश पाठक ने लगाया था। पार्किंग को लेकर ये पूरा मसला था। एक बार हम चाहेंगे कि आप फिर से वो जानकारी दे दें। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं 1600 करोड़ रुपए के लेकर भी कहीं ना कहीं घोटाला किया गया था, 6000 करोड़ रुपए का भी घोटाला अब सामने आ चुका है, मगर लगातार कहीं ना कहीं हर बार यही कहा जा रहा है कि एमसीडी के अंदर जितने भी आरोप है, यानी कि आपको बैंक के जो अकाउंट के अंदर पैसा होना चाहिए था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए, उसके लिए भी आरटीआई के माध्यम से जो कहीं ना कहीं भाजपा की जो निगम की जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाए गए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब टोल को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगाए और बड़ा घोटाला किया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया कि 2500 करोड़ यानी 2017 से लेकर अब तक वो जो घोटाला हुआ है वो दो टोल के अंदर वो लगभग 2500 करोड़ रुपए का हो चुका है और सालाना कहीं ना कहीं बड़ी जो नुकसान है वो एमसीडी को होता नजर आया है। और एमसीडी को लेकर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है बड़े आरोप लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो जल्दी कराया जाए ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए, मगर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है चुनाव को लेकर। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में अभी खबरें और भी हैं, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं राजधानी मुंबई की खबर का। महाराष्ट्र कैबिनेट में संजय राठौर और अब्दुल सत्तार को शामिल किए जाने के बाद मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की तरह है और एक बार जब कोई नेता उनके पाले में चला जाता है तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं। दरअसल पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल रहे राठौर को एक महिला की मौत के मामले को लेकर आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब शिंदे ने उन्हें मंत्री बनाया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायक संजय राठौर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का मंगलवार को बचाव करते हुए कहा कि पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। संजय दूलीचंद राठौर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से शिवसेना के विधायक हैं। वह दिग्रस विधानसभा क्षेत्र से 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। वे शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में भी मंत्री रहे थे।
एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने जो आज कैबिनेट का गठन हुआ है, शपथ ली है, उस पर एक दृश्य बहुत ही अफसोसजनक था कि शिंदे गुट के जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें से एक भी मंत्री ने आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब उन्होंने जरूर बाला साहब ठाकरे को स्मरण किया था, लेकिन आज बाकी के मंत्री जो हर रोज हर दिन बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, वो सभी शिंदे गट के मंत्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का स्मरण करना भूल गए। ऐसे मंत्रिमंडल से महाराष्ट्र राज्य क्या अपेक्षा करेगा, ये महाराष्ट्र की जनता ने सोचना चाहिए। इसके अलावा भी संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति, जिन पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं, जिन पर केस चला है, उस व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले लिया गया। और टीईटी की जिस पर कल ही आक्षेप हुआ है, टीईटी परीक्षा का, ऐसे एमएलए अब्दुल सत्तार, उनको भी मंत्रिमंडल में लिया गया है। यानी अब इतना ही बाकी है कि जिनको ईडी के नोटिस गए हैं शिंदे गट के एमएलए को, वो विधायकों को भी आने वाले विस्तार में निश्चिंत रूप से शायद लिया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। संजय दूलीचंद राठौड़ और इसके अलावा अब्दुल सत्तार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और इसको लेकर अब सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। वजह क्या है? इन दोनों ही नेताओं के ऊपर किस तरह के आरोप हैं जिनकी वजह से इनका मंत्रिमंडल में शामिल किए जाना विपक्ष को नागवार गुजर रहा है? बिल्कुल पल्लवी जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस विस्तार के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज होगी। तमाम नेताओं ने, खासकर कि विरोधी पक्ष नेताओं ने अपनी अपनी आवाज बुलंद की और महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल खड़ा किए हैं। सबसे पहला सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार में अब्दुल सत्तार को मंत्री कैसे बना दिया, क्योंकि अब्दुल सत्तार के ऊपर सीईटी परीक्षा में धांधली करने का आरोप है और ईडी का नोटिस भी गया हुआ है। ऐसे में अब्दुल सत्तार के कई रिश्तेदारों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बावजूद भी अब्दुल सत्तार को मिनिस्टर बनाया गया है, जबकि उम्मीद थी कि अब्दुल सत्तार को शायद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ जिस तरह से शिंदे को जो है राठौड़ को जो है मंत्री बनाया गया है, उसको लेकर भी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि राठौड़ के ऊपर पूजा चौहान नामक एक महिला की आत्महत्या करने के मामले में उनके ऊपर एफआईआर हुआ है और यह मामला अभी तक लंबित है, जांच भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया है। इसका भी विरोध है। खासकर सांसद चित्रा वाघ ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि एक महिला के साथ इस तरह का कृत्य करने के बाद उसकी मौत हो गई, उस मौत के मामले में इन्हें आरोपी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राठौड़ को मंत्री बना दिया गया है। यह विरोध जो है महाविकास आघाड़ी में बने तमाम घटक दलों द्वारा किया जा रहा है। चलिए सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस मसले पर हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मुंबई की खबर से हमने आपको रूबरू कराया और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अभी भी सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब बड़ी बात यहाँ पर यह है, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि संजय राठौड़ के खिलाफ अभी भी जांच जारी है पूजा चौहान मामले में, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तो आखिर ये जांच कर कौन रहा है और क्या वाकई में ऐसा है कि पुलिस के द्वारा संजय राठौड़ को क्लीन चिट दे दी गई है? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, जब इस तरह का कोई मामला होता है तो उसकी जांच काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन पुलिस ने एक अकर कर दिया कि पूजा चौहान हत्या मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन उसमें संजय राठौड़ का
हाथ है या नहीं, इसकी जांच जो है अभी भी बरकरार है। लेकिन मुंबई पुलिस के नजरिए में अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। फिलहाल उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया गया था, जिसके बाद जो है संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा दिया था। जी। तो आप समझ सकती है, जब संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, उसके बाद जो है वह बागी हो गए, एकनाथ शिंदे गुट में चले गए। अब एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद उनके सारे जो दोस्त थे, उनके ऊपर जो सारे आरोप थे वो खत्म हो गए। तो ये समझने वाली बात है कि जब एक मंत्री जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा देता है, उसके बाद जो है बागी होकर दूसरे दल में चला जाता है और वहां जाने के बाद उसे मंत्री बना दिया जाता है, तो बिल्कुल सवाल तो लाजमी बनता है कि लोग पूछेंगे कि आखिरकार जब यहाँ आपने इस्तीफा दिया तो वहां मंत्री फिर कैसे बन गए। ये चीजें तो बरकरार है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले पे कहा है कि पुलिस ने उन्हें जो है बरी किया है, पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताया, जबकि पुलिस किसी को निर्दोष बता ही नहीं सकती। निर्दोष बताना माननीय कोर्ट का काम है। जी जी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे जिस तरह से अपने मंत्री महोदय को बचा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जो है कहीं न कहीं विधिमंडल में या फिर तमाम विरोधी पक्ष नेता जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हें देना होगा। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही इस मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं और विपक्ष इस समय सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हिमाचल के शिमला नगर निगम चुनाव के लिए शहर के 36 वार्डों के जिला प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इन वार्डों में 69,574 मतदाता अपने वार्ड के पार्षदों का चुनाव करेंगे। इस बार 2,730 नए वोटर वोट डालेंगे। इनमें से भी ज्यादातर वह युवा हैं जिनके वोटर कार्ड पहली बार बने हैं। नगर निगम शिमला के 41 वार्ड हैं, जिसमें फिलहाल 36 वार्डों की ही मतदाता सूची जारी हुई है। 5 वार्डों की मतदाता सूची हाईकोर्ट से निर्णय होने के बाद ही जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बीते महीने मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले जो सूची जारी की गई थी उसमें 20,000 से अधिक वोटर हटाए गए थे। इनका नाम शहर की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में दर्ज नहीं था। ऐसे में इन्हें सूची में नाम शामिल करवाने के लिए समय दिया गया। इसके लिए इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से नाम कटवा कर लाने को कहा था, लेकिन बेहद कम लोगों ने ही ऐसा किया है। नगर निगम चुनाव के लिए शहर के 36 वार्डों की जिला प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इन वार्डों में 69,574 मतदाता अपने वार्ड के पार्षदों का चुनाव करेंगे। इस बार 2,730 नए वोटर वोट डालेंगे। इनमें भी ज्यादातर वह युवा हैं जिनके वोटर कार्ड पहली बार बने हैं। नगर निगम शिमला के 41 वार्ड हैं, जिसमें फिलहाल 36 वार्डों की ही मतदाता सूची जारी हुई है। 5 वार्डों की मतदाता सूची हाईकोर्ट से निर्णय होने के बाद ही जारी होगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। टीना जी, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है? टीना जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव के लिए शहर के 36 वार्डों की जिला प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इन वार्डों में 69,574 मतदाता अपने अपने वार्ड के पार्षदों का चुनाव करेंगे। इस बार 2,730 नए वोटर वोट डालेंगे। इनमें भी ज्यादातर वह युवा हैं जिनके वोटर कार्ड पहली बार बने हैं। नगर निगम शिमला के 41 वार्ड है, जिसमें फिलहाल 36 वार्डों के ही मतदाता सूची जारी हुई है। 5 वार्डों की मतदाता सूची हाईकोर्ट से निर्णय होने के बाद ही जारी होगी। टीना ठाकुर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। टीना जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। आपसे हम अपडेट चाहेंगे शिमला नगर निगम को लेकर। जी देखिए, जिस तरह से नगर निगम के चुनाव थे जून माह में प्रस्तावित थे, लेकिन जिस तरह से जो नए 6 वार्ड बनाए गए, उसके बाद कुछ आपत्तियां शहर के लोगों ने दर्ज की और कुछ नेताओं ने, कुछ कांग्रेस की तरफ से दर्ज आपत्तियां हुई, जिस पर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई। उसके बाद जो है लगातार जो नगर निगम के चुनाव है वो टल रहे हैं। ऐसे में जो दोनों जो राजनीतिक दल है,
जो ये क्योंकि नगर निगम चुनाव काफी अहम शिमला का माना जाता है, सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव होते हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव है दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम थे, लेकिन ये लगातार टलते आ रहे हैं। अभी भी 16 अगस्त को जो है हाईकोर्ट में अंतिम जो सुनवाई है वो होनी है। उसके बाद जो 6 वार्डों पे जो फैसला होना है, उसके बाद ही जो ये चुनाव है उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने याचिका दायर की थी और कहा था कि जो ये नगर निगम के चुनाव है काफी जो देर हो चुकी है, इनको समय पर करवाना चाहिए। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा था कि आप 36 वार्डों की जो वोटर लिस्ट है वो जारी कर दीजिए, वो अपडेट कर दीजिए, 6 वार्डों पे जो है वो बाद में निर्णय करेंगे। तो ऐसे में 16 अगस्त पे नजरें हैं कि 16 अगस्त को हाईकोर्ट से क्या निर्णय आता है, तो उसके बाद ही जो है नगर निगम के चुनाव पर आगामी कोई फैसला हो सकता है। टीना जी, पहले जो सूची जारी की गई थी उसमें से भी बताया जा रहा है कि 20,000 से अधिक वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। वजह क्या रही है इसकी? जी, देखिए बताया जा रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जब मतदाता सूचियों का तैयार किया जा रहा था, तो उसमें पाया गया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं था, लेकिन औपचारिक तौर पर वैसे ही दर्ज किया गया था। तो ऐसे लोगों को निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए कि अगर आपके 2 जगह पे 2 विधानसभाओं में नाम दर्ज है, तो आप अपनी विधानसभा से नाम कटवा कर यहाँ लाएं और यहाँ पे जो है उनको अपडेट किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि जो ऊपरी शिमला, क्योंकि ये जो वोट है ऊपरी शिमला के माने जा रहे हैं, कोटखाई, रोडू, रामपुर एरिया के जो ये वोट थे, ज्यादातर 20,000 वोटों में यही ऊपरी शिमला के वोट थे। तो इन्होंने जो है अपने विधानसभाओं में नाम नहीं कटवाया है। तो ऐसे में जो सीधे तौर पे 20,000 जो मतदाता है वो कम हो गया है। तो ऐसे में जो नगर निगम का चुनाव है इस बार रोचक भी होने वाला है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव जो माने जाते हैं ऊपरी शिमला काफी अहम जो है वो अपनी भूमिका रखता है। तो ऐसे में जो 20,000 वोट है वो एकदम से कम हो गए हैं। तो ऐसे में जो नगर निगम के चुनाव है वो भी काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि जो ये वाले वोटर्स थे उन्होंने नगर निगम शिमला को प्रेफर नहीं किया है, अपनी विधानसभा को प्रेफर किया और वो नाम कटवा के यहाँ पे नहीं लाए हैं। तो ऐसे में जो ये वोटर्स थे इनको अपडेट नहीं किया जा सकता है अभी। और अभी जो सूची जारी हुई है, बताया जा रहा है उनमें से तो ज्यादातर युवा ऐसे हैं जिनका पहली बार वोटर कार्ड बना है। जी, 2730 जो नए वोटर बने हैं, उसके अलावा जो काफी ऐसे युवाओं का बना है जो पहली बार मतदान करेंगे। तो ऐसे में जो नगर निगम चुनाव है दोनों पार्टियों के लिए रोचक रहने वाले थे। इसका जो परिणाम है वो कुछ ना कुछ सत्ता का जो रास्ता है वो कुछ ना कुछ रास्ता साफ कर देता कि कांग्रेस की तरफ लोग हैं या भाजपा की तरफ लोग हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो नगर निगम चुनाव है शिमला का इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ जो है 12 के 12 जिलों के लोग यहाँ बसते हैं और अपनी अपनी तरफ से जो नगर निगम चुनाव उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। 36 वार्ड पहले थे या 6 वार्ड जो नए बनाए गए उन पर कुछ आपत्तियां हैं। हालांकि जो 36 वार्ड है उनकी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, 6 जो अन्य वार्ड है उनकी जो तैयार की जा रही है मतदाता सूची, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इस पर जो कोई अंतिम फैसला हो सकेगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, फिलहाल शिमला नगर निगम की क्या स्थिति है? कौन सी पार्टी का ज्यादा दबदबा दिखाई देता है और भविष्य के लिए क्या कुछ आहट अभी से सुनाई दे रही है? जी, देखिए जिस तरह से अभी भाजपा जो समर्थित नगर निगम की भाजपा का जो वर्चस्व था, पहली बार हुआ था नगर निगम चुनाव में कि भाजपा को इतना बड़ा जो बड़ी जो जिम्मेदारी मिली थी शिमला शहर वासियों की तरफ से। लेकिन देखने में आया कि कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो पार्षदों की तरफ से काफी नाराजगी है। ऐसे में देखने वाली बात है कि कांग्रेस कितना भुना पाती है। हालांकि कांग्रेस जिस दिन से नगर निगम चुनाव की बात हुई है तब से वो मैदान में है, डटी हुई है और नगर पार्षदों के लगातार जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो लगातार लोगों से संपर्क में है, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जैसे ही वो पार्षद का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे, जो ये समस्याएं हैं शहर की उनको दूर किया जाएगा। हालांकि जो नगर निगम शिमला में जो शहरी विकास मंत्री है सुरेश भारद्वाज, उनका अच्छा वर्चस्व माना जाता है। तो ऐसे में ये दोनों ही पार्टियों के लिए कड़ी टक्कर रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अभी कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है कि मतदाता क्या चाहता है। नगर निगम चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद कुछ हद तक स्थिति साफ होगी कि जो मतदाता है वो भाजपा को समर्थन दे रहा है या कांग्रेस को। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और इस बीच मतदाता सूची जारी की गई है और ये बताया जा रहा है कि इन वार्डों में 69,574 मतदाता अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव करेंगे। इस बार 2,730 नए वोटर वोट डालेंगे और इनमें से भी ज्यादातर वह युवा हैं जिनके वोटर कार्ड पहली बार बने हैं।
बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व आदि दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय गोंडावन गोंड महासभा और आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भूपेश बघेल पहुंचे। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के उत्थान की दिशा में काम किया जा रहा है। उनके मान सम्मान को बढ़ाने के साथ गौरवशाली कला संस्कृति को सहेजने और संरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह समाज बहुत ही न्यायप्रिय और प्रकृति के बहुत समीप रहकर उन्मुक्त जीवन जीने वाला लोकतांत्रिक समाज है। यह समाज कहीं किसी अन्य समाज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के साथ ही लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी के साथ उन्हें क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में काम किया गया। ऐसा कानून भी लागू किया गया है जो उनके हितों को संवर्धित कर सके। आदिवासियों को उनके अधिकार लगातार दिए जा रहे हैं। उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस और अगस्त क्रांति दिवस की सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में आदिवासी समाज की सभी मांगों पर चर्चा करने की बात कहते हुए बिलासपुर में राजा चक्रधर सिंह पोर्ते की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसे पूरे विश्व में मनाने की घोषणा की, तब से इसको मनाया जाता है। पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित किया है और इससे लाभ ये हुआ है कि गांव-गांव में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पर अनेक शहरों में इसका गांव में आयोजन हो रहा है और समाज संगठित भी हो रहा है और संगठित होके अपने अधिकार, अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक भी हो रहे हैं। और आज पहली बात है, पेशा नियम जो है वो अब आज से लागू हो गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और मुख्यमंत्री कौन कौन से कार्यक्रमों में पहुंच पाए? जी पल्लवी, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक तो पहला जो कार्यक्रम था वो सीएम हाउस से था और दूसरा था सर्व आदिवासी समाज द्वारा कराने होने वाला कार्यक्रम। तो जब सीएम में जो कार्यक्रम तय किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो आदिवासी मंत्री भी हैं, आदिवासी विकास का जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास है, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के काम वो उसमें मौजूद रहे। तो उस कार्यक्रम की बात करें तो पेशा कानून से संबंधित और जो वन पट्टे हैं उससे संबंधित वहाँ पर जो कार्यक्रम था वहाँ पर चीजें जो है वो संपादित हुई। और दूसरी तरफ जब बात करें कल की, तो कल दूसरा कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण था वो सर्व आदिवासी समाज द्वारा कराया गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम पूरा संपादित हुआ, जहाँ पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि प्रदेश की जो बहुल है वो आदिवासियों की है, तो किस तरह सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कल ये भी कहा कि जब भी वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए निकले हैं, आदिवासी क्षेत्रों में गए हैं, तो किस तरह लोगों ने उनको शिक्षा के लिए, बैंक के लिए और स्वास्थ्य के लिए अपनी मांगे रखी हैं। तो इन सारी चर्चाओं पर कल जो है वो विस्तृत एक वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का आया है कि किस ढंग से आदिवासी जो है वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने संबोधन के दौरान स्वाति जी ये भी कहा कि लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी का काम भी हमने किया है। ये कौन सी जमीन थी जो उन्हें वापस की गई और इस पूरी योजना के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, कुछ जो वनाधिकार पट्टे हैं उस पर बात चल रही थी, तो वही पेशा कानून के साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो जिसमें उसमें ये वाली चीज भी थी कि कुछ जो जमीनें हैं आदिवासियों की, तो लोग जो है, क्योंकि ये माना जाता है कि आदिवासियों तक आज भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्यों है वो लोग उत्थान के चक्कर में कुछ लोगों ने उनसे जमीन ले ली थी, तो उस हिसाब से आदिवासियों की जमीन जो है वो वापस की जानी है, जो उनसे किसी भी तरीके से ले ली गई है। तो आदिवासियों की जमीनों को वापस दिलाने का एक अपने तरह का एक कार्यक्रम जो है वो प्रदेश में चल ही रहा है, ताकि कहीं से भी कोई ठगी जैसी चीजें उनके साथ ना हो सके। तो उनके अधिकारों को कानून में कल परिवर्तित किया गया, पेशा कानून तथा और उसके था, लेकिन उसका
की गई, जमीनी अधिकार जो है उस पर बात की गई। तो ऐसे कुछ लोग जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है लेकिन ये वन में रहकर काम करते हैं, तो उनके वन अधिकार पट्टे की बात की गई। तो इन सारी चीजों पर कल एक विस्तृत वक्तव्य जो है वो सीएम साहब की तरफ से आया है। तो उसी सिलसिले में जिस जमीन की आप बात कर रही हैं वो भी उसी सिलसिले में था कि कुछ लोगों की जो जमीनें हैं वो वापस उनको दिलवाई गई हैं। जी बिल्कुल, और उन्होंने अपने संबोधन में ये भी घोषणा की कि बिलासपुर में राजा चक्रधर सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर इस सरकार की हम बात करें तो कांग्रेस की जो सरकार है जो लगभग 15 साल विपक्ष में रही, लेकिन जब वापसी की इन्होंने तो आज 90 में से 71 विधायक जो है प्रदेश के वो कांग्रेस पार्टी के हैं। और उसमें भी अगर हम देखने जाएंगे तो 30 जो विधायक है, 71 में से 30 जो विधायक है वो आदिवासी समाज से हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसा है तो फिर प्रदेश में बिल्कुल ये जब हम नया नामकरण करते हैं या जब हम किसी ऐसी योजना की बात करते हैं कि क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती हैं या जितने भी चौक चौराहों का नामकरण होता है, विश्वविद्यालयों का नामकरण होता है या कुछ नए कार्यक्रम के कार्य का संपादन किया जाना होता है और उसके नाम की बात होती है, तब हमेशा महापुरुष महान व्यक्तियों के नाम का जिक्र होना जरूरी होता है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति जिसने समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, समाज के प्रति उनकी जो सोच रही हो वो नए तरीके से रही हो, दिशा दिखाने के लिए रही हो, मार्गदर्शक रही हो, तो ऐसे ही लोगों को सोचकर नामकरण किया जाता है। तो ये जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इनका नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। किस ढंग से इन्होंने समाज के लिए काम किया था जी, और बहुत सारे जो मार्गदर्शक उनके पहलू रहे हैं उसको देखते हुए मांग भी थी, जिसको कल सीएम साहब ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान मंजूरी दे दी थी। ठीक है स्वाति जी, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात कही है कि उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा आदिवासियों के हित के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काफी सारे काम किए गए हैं। मैं शिक्षा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आदिवासी समाज क्या वाकई में शिक्षा के मामले में आगे बढ़ पाया है? जमीनी हकीकत क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो जितनी अभी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हुए, अगर शिक्षा की ही हम बात करते हैं तो कल इस चीज को मुख्यमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा। और जब हम भेंट मुलाकात कवर कर रहे थे पल्लवी, तब भी हमने इस चीज को देखा कि किस ढंग से अगर हम सरगुजा संभाग की बात कर ले तो वहाँ भेंट मुलाकात का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, बस्तर संभाग की बात कर ले तो बस्तर संभाग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूरा हो चुका है। और ये दोनों ही जो संभाग है ये आदिवासी बहुल है। तो अगर इन दोनों ही क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ से जो डिमांड डिमांड जो है उस समय जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था तो जो निकल के आई थी मुख्य रूप से बहुत ही स्वामी आत्मानंद स्कूल की और दूसरा बैंक की। तो अगर हम स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करें तो संभाग स्तर पर या तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग होना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पूरा, क्योंकि ये फ्लैगशिप योजना हो गई है सरकार की, तो इन स्कूलों के जरिए सरकार जो है वो अच्छा एजुकेशन स्टूडेंट अच्छा एजुकेशन प्रदेश के विद्यार्थियों को देना चाह रही है। तो इसका मांग भी है, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम घोषणा है उस बात को बिल्कुल बता रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे भी सरकार की जो शिक्षा की नीति है वो उतना ही स्ट्रांगली वर्क कर रही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कल कही थी वो थी बैंकों की, कि किस तरह से वहाँ पे बैंकों की डिमांड उठ रही है। तो बैंकों की डिमांड उठने का भी बात उन्होंने कहते हुए ये बताया था कि जो वनांचल से निकलने वाली औषधि है, वहाँ से निकलने वाली और भी फल है, उसकी सरकार जरूर समर्थन मूल्यों में खरीदती है। लगभग 65 तरीके की चीजें हैं वहाँ से जो वन से निकल रही है, जिसको सरकार जब समर्थन मूल्यों से खरीद रही है पल्लवी, तो डायरेक्ट जो पैसा है वो आदिवासियों की जेब में जा रहा है, जिसको रखने के लिए उनको बैंकों की जरूरत है। और बैंक अगर नियर बाई एक्सेस है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जब ये डिमांड आदिवासी बहुल क्षेत्रों से आ रही है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आना जा रहा है, समझा जा रहा है कि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग तीनों के क्षेत्रों में काम हो रहा है। और शिक्षा और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें पल्लवी, तो बस्तर में बहुत बड़ा आंदोलन एक चलाया गया था मलेरिया को लेकर, जिसमें लगभग 64% जो है काम किया जा चुका है। और रेगुलर जो आंकड़े आ रहे थे, लगभग 3-3.5 साल का समय हो चुका है इस योजना को चलते, तो आंकड़े आ रहे थे जिसमें 64% की कमी आई है इस बार। जी चलिए, शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए।
रक्षाबंधन के पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। राजधानी लखनऊ से ये महत्वपूर्ण जानकारी। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटे तक निःशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेवा 9 से 10 अगस्त की रात 12 बजे से 11 से 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा देती रही है। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम से जुड़ी हुई सभी बसेज में, हर श्रेणी की बसेज में, हमारी सिटी बसेज में, जिन शहरों में हमारी सिटी बसेज की सुविधा है उन सभी में हमने उनके चलने की व्यवस्था मुफ्त में की है। इसके साथ साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था हो सके और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। हमारी परिवहन निगम की बसेज प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर जहां तक जाती हैं, हर बहन, हर बेटी उस बस में निःशुल्क। रक्षाबंधन के पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटे तक निःशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेवा 9 से 10 अगस्त रात 12 बजे से 11 से 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा देती रही है। तो कुल मिलाकर रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ये तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। रक्षाबंधन के पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटे तक निःशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेवा 9 से 10 अगस्त रात 12 बजे से 11 से 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा देती रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस का तोहफा दिया है। देखिए, बिल्कुल कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और सभी महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा देने का काम किया है। हालांकि पिछले साल भी पिछले सरकार में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा देने का काम किया था और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यूपी सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटे के लिए मुफ्त यात्रा करेगी। वो कहीं भी जाए उसके लिए कोई भी शुल्क किसी भी प्रकार की महिला से नहीं लिया जाएगा और ये महिलाओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो वही बात की जाए तो ये प्रदेश सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है वो रात 9 तारीख से 10 तारीख के 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं 10 से 11 बजे तक 10 से 11 जो तारीख है उस तारीख तक रात 12 बजे तक पूरी तरह से यात्राएं पूरी तरह से निःशुल्क होगी। तो वहीं प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को तोहफा देने का यानी मुफ्त यात्रा देने का काम भी किया था। चाहे जो सड़क परिवहन निगम की बसें हैं, चाहे वो दूसरे जिलों में जाती हूँ, चाहे वो सिटी बसें, उनमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो यात्राएं है वो महिलाओं के लिए निश्चित होगी। और इस बार रोडवेज बसों ने पूरी तैयारी कर रखी है और महिलाओं को कहीं ना कहीं तोहफा देने के नाम पर कहा जा सकता है कि कानपुर, अयोध्या और साथ ही साथ जो नजदीकी जिले हैं जो बसें हैं वो एक्स्ट्रा लगाई गई हैं और उसके लिए भी परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो बसें संचालक थे, जो परिचालक थे, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसी के चलते कहीं ना कहीं किसी भी चालक परिचालक को छुट्टी जो दी जाती थी वो पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है और निश्चित यात्रा में मैनुअल टिकट बन सकेंगे। इसके लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और यूं कहे कि 48 घंटे तक जो प्रदेश की महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार एक तोहफे के तौर पर ये कहा जा सकता है कि निःशुल्क यात्रा देकर एक रक्षाबंधन का तोहफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं।
ये जो यूपी सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ राज्य के अंदर ही सफर कर पाएंगी महिलाएं, या अगर किसी अन्य राज्य में भी जाना है तो परिवहन निगम की इन बसों में मुफ्त में सफर हो पाएगा? देखिए पल्लवी, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें उत्तर प्रदेश से अगर जो दूसरे राज्यों के लिए जाएंगी वो भी पूरी तरह से निःशुल्क होंगी, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें दूसरे राज्य में आएंगी वो निःशुल्क होगी। हालांकि ये भी निःशुल्क होगा, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले हैं वहां पर भी जो महिलाएं जाएंगी उससे किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ जिलों की यात्रा, राज्यों की यात्रा और साथ साथ सिटी की बसें जो है, जो बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन पे राखी के बांधने त्योहार बनाने के लिए, तो राखी बांधने के लिए अपने भाई के पास जाना चाहती है, वो सिटी में भी अगर होंगे तो लखनऊ में भी होंगे तो उनको भी पूरी तरह से यात्रा फ्री देने का काम किया था। तो यूं कहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं और बेटियों को एक तोहफे के तौर पर रक्षाबंधन का एक उपहार भी दिया है। चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले राजधानी लखनऊ के खबर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को तोहफा तो दिया ही है सरकार ने, लेकिन इसके इतर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अब उत्तर प्रदेश में हालात कितने सुधर गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार में आने के बाद, हालांकि 17 की सरकार के आने के बाद ऐसे कोई कई कांड हुए जिसके साथ महिलाएं की, चाहे वो हाथरस का कांड हो या तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन अब सरकार में संभालने के बाद जिस तरह से घटनाएं हुई, सरकार ने महिलाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए। मिशन शक्ति चलाया था। मिशन शक्ति के तहत स्कूलों के बाहर जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको एक्टिव किया गया था, क्योंकि सरकार ने संकल्प पत्र में, इस संकल्प पत्र में 2022 के संकल्प पत्र में ये बात कही थी कि एंटी रोमियो स्क्वाड को हम एक्टिव कर देंगे, और कहीं ना कहीं एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर महिला अधिकारियों की भी तैनाती की गई थी राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में भी की गई। स्कूलों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड ने कार्रवाई भी की, जो शौजादे थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया। महिला जो अपराध बढ़ रहे थे उन अपराधों को भी काबू करने का काम किया, क्योंकि पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों के इसके तबादले भी किए गए, और किसी भी प्रकार की महिला अपराधों को लेकर किसी प्रकार की कोताही ना हो, उसके लिए सरकार ने पिंक बूथ से लेकर महिला हेल्प डेस्क तक बनाने का काम किया थानों में, और थानों में महिलाओं की अलग से सुनवाई होगी। उसके लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे, दरोगा तैनात की गई थी, महिला कांस्टेबल उनको तैनात किया गया था। सबसे पहले उनकी पीड़ा सुनी जाएगी। अब महिलाओं की अगर थाने पहुंचती है तो महिलाओं के अंदर, थानों के अंदर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से एक बूथ बना रखा है महिला हेल्प डेस्क के नाम से, और महिला हेल्प डेस्क के वहां पर महिलाओं की ही सिर्फ जो शिकायतें हैं वो सुनने का काम किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि, क्योंकि एजेंडा था सरकार का, संकल्प पत्र में वादे थे कि कानून व्यवस्था पे हम मजबूती से कहीं निपटने का काम करेंगे और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और इस क्रम में इस वक्त जो सरकार में तमाम अधिकारियों के तबादले किए गए, और उसमें कहीं न कहीं महिलाओं के अपराध से लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने तक अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करके साफ तौर पर निर्देश कर चुके हैं। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ेंगे राजधानी देहरादून की खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। बुधवार यानी कि आज सुबह 10:25 पर सीता माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में वे प्रतिभाग करेंगे। ये महायज्ञ कार्यक्रम जो है ग्राम पंचायत बड़ा गांव में होने वाला है। इसके बाद सुबह ही 11:55 पर सीएम धामी सीमांत गाँव मलारी में सेना के जवानों और स्थानीय जनता के साथ संवाद करेंगे। मलारी में संवाद का यह कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 2:05 पर वे वापस देहरादून के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। बुधवार यानी आज वे सुबह 10:25 पर सीता माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ये महायज्ञ ग्राम पंचायत बड़ा गांव जोशीमठ में होना है। इसके बाद ही सुबह 11:55 पर सीएम धामी सीमांत गांव मलारी में सेना के जवानों और स्थानीय जनता के साथ संवाद करेंगे। मलारी में संवाद का यह कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 2:05 पर वे वापस देहरादून के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। बुधवार यानी कि आज वे सुबह 10:25 पर सीता माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ये महायज्ञ ग्राम पंचायत बड़ा गांव जोशीमठ में होना है। इसके बाद सुबह ही 11:55 पर सीएम धामी सीमांत गांव मलारी में सेना के जवानों और स्थानीय जनता के साथ संवाद करेंगे। मलारी में संवाद का यह कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 2:05 पर वे वापस देहरादून के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।